हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है केमिस्ट्री हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं आपको करा रहा हूं। और कल से बच्चों आपको मैं कराने वाला हूं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड आई थी सर उस चैप्टर को पढ़ा दो। तो पहले मैं उस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, साथ के साथ ये भी सीरीज देता रहूंगा, कभी कभी वीडियोज इसकी भी आपको मिलती रहेंगी जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। ठीक है बच्चों। तो और हाँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आपको मैं फ्री स्टडी मटेरियल जो है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप में, वहां पर जाकर आप चैप्टर वाइज सारी पीडीएफ देख सकते हो प्रैक्टिस सेट की, केमिस्ट्री और फिजिक्स की। वो मैं अपडेट करने वाला हूं आज या कल में, 100% अपडेट करूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमारे देखो सारे क्वेश्चंस आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना। आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है। जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है। बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों। तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है। आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, हम उसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, उत्प्रेरकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में परिवर्तित नहीं होता, सही बात है, ये तो फैक्ट है, उत्प्रेरक के संबंध में सही है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है यार, नहीं कर सकता, दिस इज अ राइट आंसर। उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया को कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकता, केवल क्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, पार्टिसिपेट करता है, बट क्रिया को कभी भी स्टार्ट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है, उत्प्रेरक जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनके साम्य को परिवर्तित नहीं करता है, सही है ये भी। कभी कभी अभिक्रिया के संदर्भ में उत्प्रेरक बहुत ही विशिष्ट होते हैं, ये भी सही है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है उत्प्रेरकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट बी पॉइंट, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, ये हमारा राइट आंसर है, प्रारंभ कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव को परिवर्तित करना होता है। क्या परिवर्तित करना होता है? साम्य सांद्रता, सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया ऊष्मा या अंतिम उत्पाद। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का जो प्रभाव है बच्चों वो सक्रियण ऊर्जा, क्या, जो सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करना होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करना होता है। किसको? सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करना होता है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक उत्प्रेरक
तो स्टूडेंट आपको याद रखना, देखो जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, अभिक्रिया के वेग को घटा सकता है। आप सभी जानते हैं, तो बता चुका आप सभी को अच्छे तरीके से। तो उत्प्रेरक क्या करता है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, ऊर्जा को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों समझना, जो एक उत्प्रेरक है बच्चों वो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को मैं यहां पर लिखने वाला हूं, एक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। और अगर ये होता कि अभिक्रिया के वेग को घटा देता है तो वो भी हमारा राइट आंसर होता। तो जो उत्प्रेरक है स्टूडेंट वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो ये रटने वाली चीज नहीं बच्चों, आप इन्हीं क्वेश्चंस को सही तरह तैयार करते चले जाओ, आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी बच्चों, तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, क्या कह रहा है इसमें। 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके बता सकते हो। सारे कमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं बट रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं बच्चों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन इसमें कह रहा है किस प्रकार की धातुएं, किस प्रकार की धातुएं, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक, प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं। किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं। तो यहां पर हमको ऑप्शंस बच्चों दे रखे हैं, क्षार धातुएं, क्षार धातुएं। सेकंड ऑप्शन है संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं। थर्ड ऑप्शन है बच्चों आपका क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों आपका रेडियो एक्टिव धातुएं, रेडियो एक्टिव धातुएं। तो बच्चों आप सभी को याद रखना यार, जितनी भी देखो ज्यादातर जो कैटलिस्ट होते हैं, ज्यादातर जो उत्प्रेरक होते हैं वो संक्रमण धातु होते हैं। चाहे आपका आयरन हो गया, चाहे आपका निकिल हो गया, चाहे आपका प्लेटिनम हो गया, ये संक्रमण धातुएं होती हैं। तो किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं बच्चा लोग, तो राइट आंसर क्या है, संक्रमण धातुएं। क्या है बच्चों, संक्रमण धातु। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना सभी लोग। ठीक है, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। 5वां क्वेश्चन, जल गैस से, देखो जल गैस क्या होती है बच्चों, CO प्लस H2 का जो मिश्रण है उसको हम जल गैस कहते हैं, और CO प्लस N2, CO यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, और CO प्लस N2 का जो मिक्सचर है बच्चों इसको प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। क्या कह रहा है, जल गैस से अगर हम मेथिल एल्कोहल CH3OH, अगर हम जल गैस से मेथिल एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो बच्चों याद रखना, जब हम जल गैस से मेथिल एल्कोहल यूज करते हैं तो हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है, CuO प्लस ZnO प्लस Cr2O3 इनका मिक्सचर यूज किया जाता है। इन सभी को आपस में मिलाकर ये तीनों जो है कैटलिस्ट का काम करते हैं जब हम जल गैस से मेथिल एल्कोहल बनाते हैं। तो जल गैस से मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयोग में लाया जाने वाला उत्प्रेरक बच्चा लोग ये है CuO प्लस ZnO प्लस Cr2O3। याद रखना CuO है, यहां पर A दे सकता, O दे सकता है, कोबाल्ट और कैल्शियम कंफ्यूज करने के लिए देता है वो, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए जल्दी से। किसी विलायक में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार, देखो जो कोलाइड विलयन होता है उसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था जिनको हम घोल रहे हैं अर्थात विलय, उनके कणों का आकार दे रखा है 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो हमसे पूछ रहा है कि ये विलयन कौन सा होगा। आपने सभी सेंटीमीटर में पढ़ रखे हैं। कोलाइड विलयन की बात करूं 10⁻⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर व्यास होता है, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। इसको चेंज करिए, 50 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। इसको आप आगे और सॉल्व कर सकते हो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 5 × 10⁻⁹ मीटर, यही तो हुआ। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना तो 100 से मल्टीपल कर दूंगा, तो 5 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर आगे निकल की वैल्यू। सेम मैं इसको चेंज करूंगा, 2000 एंगस्ट्रॉम है तो 2000 × 10⁻⁻10 मीटर।
इसको आगे चेंज करो 2000, चेंज कर, हटा दीजिए यार इसको अलग, 2 गुणा 10 क्यूब माइनस के कितना रह गया, 3 कम कर दो 7 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों, 2 गुणा 10 क्यूब माइनस के 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही रेशियो निकल के आ गया, 10 क्यूब माइनस के 7 से 10 क्यूब माइनस के 4 या 10 क्यूब माइनस के 5 सेंटीमीटर व्यास। तो ये जो विलयन है बच्चों हमारा कौन सा होगा, कोलाइड विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा, कोलाइड विलयन होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके कणों का आकार 10 क्यूब माइनस के 7 से 10 क्यूब माइनस के 4 सेंटीमीटर व्यास होता है। क्लियर है ना सभी को, दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए 7वां क्वेश्चन है बच्चों, जो कोहरा है वो किस प्रकार का विलयन है। कोहरा आपको पता है ठंडों में पड़ता है, किस प्रकार का विलयन है। तो बच्चों कोहरा जब पड़ता है तो आप सभी को पता है यार मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। तो मॉइस्चर है तो इसका मतलब नमी है, नमी का मतलब द्रव है। तो जब मॉइस्चर पर गैस के अणु आ जाते हैं तो हमारा कोहरा बन जाता है। तो राइट आंसर है द्रव में गैस। जब आपको पता है जब मॉइस्चर है तो द्रव होगा वो, और जब उस पर गैस के अणु आ जाएंगे तो द्रव में गैस का हमारा जो विलयन है ये बच्चों कोहरा बनाता है। तो ये कैसा विलयन है, द्रव में गैस। कोहरा किस प्रकार का विलयन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कोहरा किस प्रकार का विलयन है, द्रव में गैस। किस प्रकार का विलयन है, द्रव में गैस। किस प्रकार का विलयन है, द्रव में गैस। ठीक है ना, तो 2-4 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों झाग किस प्रकार का कोलाइड विलयन है। झाग किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। झाग किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो बच्चों झाग जब बनता है, अब आप साबुन का झाग की बात करो तो साबुन का झाग कब बनेगा, जब बच्चों गैस है, जब गैस में हम द्रव को घोलते हैं। ठीक है ना, गैस में द्रव का जो विलयन है, गैस में द्रव का जब विलयन होगा तब हमारा झाग बनेगा। आप जब साबुन देखते हो तो साबुन में बहुत सारे झाग बनते हैं। तो झाग जब गोले बनते हैं तो आप सभी देखते हो उस गोले के अंदर क्या होगी, गैस होगी। तो गैस में जब द्रव, गैस में द्रव जो झाग है वो गैस में द्रव प्रकार का विलयन है। गैस में द्रव, और ये क्या है, द्रव में गैस, दोनों में अंतर है, याद रखना। गैस में द्रव का मतलब जानते हो कि द्रव को गैस में घोला जा रहा है। द्रव को गैस में घोला जा रहा है। द्रव क्या है, हमारा विलेय है, और गैस हमारा विलायक है। द्रव में गैस का मतलब क्या है, गैस को द्रव में घोला जा रहा है, तो गैस हमारा विलेय होगा और द्रव हमारा विलायक होगा। तो जो कम होता है उसको विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं। आप सभी समझदार हो, बता चुका हूं। तो दोनों में अंतर है, दोनों को एक ही चीज मत समझ लेना बच्चों, क्योंकि कोलाइड विलयन के मैंने जो विलयन बना था उसके 9 टाइप्स आपको बताए थे। आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया था, द्रव में गैस, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। इस तरीके से मैंने 9 तरीके विलयन आपको बताए थे। ठीक है ना, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। कुछ क्वेश्चंस और हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव के, वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा। किसके, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो बस मेहनत करते रहो, मैं भी मेहनत करूंगा आप सभी के लिए बच्चों, तभी हमारा जो सपना है ना 90+ का वो पूरा होने वाला है। और कल से आपको जो लास्ट हमारा चैप्टर रह गया था उप सह संयोजक यौगिक, उसको भी हम खत्म करेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि वहां से बच्चों IUPAC नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और हर टाइप का IUPAC नाम मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना, बस आप मेहनत करते रहो। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्न में जल विरोधी कोलाइड है। निम्न में जल विरोधी कोलाइड है। कोलाइड है, आप सभी ने पढ़ा होगा द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। तो यहां पर जल विरोधी कोलाइड और जल स्नेही कोलाइड की बात कर रहा है वो। स्टार्च जल स्नेही कोलाइड है, स्टार्च का विलयन बन जाता है कोलाइड विलयन। गोंद का भी कोलाइड विलयन बन जाता है जल में, और जिलेटिन का भी बन जाता है, लेकिन स्टेनिक ऑक्साइड का नहीं बनता। तो स्टेनिक ऑक्साइड क्या होगा बच्चों, हमारा जल विरोधी कोलाइड होगा, मतलब शीघ्रता से कोलाइड विलयन नहीं बनेगा। और एक और ऑप्शन हमको दे रखा था जिलेटिन। जिलेटिन, तो बच्चों आपको याद रखना है इनमें से जल विरोधी कोलाइड कौन सा है, ये है। और ये सभी अगर बात करता है जल स्नेही कोलाइड है, क्योंकि शीघ्रता से जल के साथ कोलाइड विलयन बना लेते हैं। लेकिन स्टेनिक ऑक्साइड शीघ्रता से जल के साथ कोलाइड विलयन नहीं बनाता है, क्योंकि ये एक धात्विक ऑक्साइड है। स्टेनिक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड होगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, पर्पिल ऑफ कासियस है। पर्पिल ऑफ कासियस है, या कॉसियस भी बोल देते हैं इसको, कॉसियस है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, AS2
AS2S3 सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल, गोल्ड सॉल, AU सॉल, एंड सल्फर सॉल, सल्फर सॉल, एंड नेक्स्ट वन है FeOH का होल थ्राइस सॉल, FeOH का होल थ्राइस सॉल। ये हमको ऑप्शंस दे रखे, तो आपको याद रखना बच्चों, पर्पिल ऑफ कॉसियस जो है वो गोल्ड सॉल होता है। दिस इज अ राइट आंसर। पर्पिल ऑफ कॉसियस क्या है? एक गोल्ड सॉल है। गोल्ड सॉल इज अ राइट आंसर, AU सॉल होगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 11वां। इसमें कह रहा है कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि कौन सी होती है? इसका आंसर क्या है मुझे आप कमेंट करके बताओगे। कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि, शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है? मुझे कमेंट करके बताना ज्यादा से ज्यादा बच्चे, करने की विधि क्या कहलाती है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी राइट आंसर, मैं यहां पर ऑप्शन भी नहीं बताने वाला, नहीं तो आप सभी समझ जाओगे, ठीक है ना, इतने समझदार तो हो। तो इसका क्या आंसर है कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्राउनियन गति का कारण है। ब्राउनियन गति का कारण है, तो बीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्राउनियन गति का कारण बताया था। ब्राउनियन गति का कारण है, तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर है, जब परिक्षेपण माध्यम के जो अणु हैं वो कोलाइड कणों पर संघात करते हैं, उन पर प्रेशर लगाते हैं, तो उसी की परिणामी दिशा में कोलाइडी विलयन या कोलाइड कण गति करते हैं। तो कोलाइड परिक्षेपण माध्यम के, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात, कोलाइडी कणों पर संघात, ये हमारा राइट आंसर है। कोलाइडी कणों पर संघात, ठीक है बच्चों, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो जो हमारे ये कोलाइडी कण है और इस पर जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ये प्रेशर जब लगाते हैं, उसी की परिणामी दिशा में हमारे जो कोलाइडी कण है बच्चों वो गति करने लगता है। और इस कारण का अध्ययन वीनर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। और कोलाइडी जो विलयन है, जो ब्राउनियन गति है, इसका अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जो कोलाइडी कण हैं वो इधर उधर गति करते हुए दिखाई दिए। वो गति अनियमित दिशा में कहीं पर भी हो सकती है, ऐसे करके, ठीक है बच्चों। ये हमारी क्या है? ब्राउनियन गति है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो बच्चों 12-13 क्वेश्चंस हैं जो कि सरफेस केमिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। चैप्टर वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लेना। कल या फिर परसों जब भी आपको वीडियो मिलेगी इसकी, उसमें आपको पी ब्लॉक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं बच्चों, वो मैं कराऊंगा। तो यार मेहनत मैं आप सभी के लिए कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, रिप्लाई नहीं कर पाता उसके लिए सॉरी। तो आज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।